प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि छोटी उड़ेगी कि बड़ी उड़ेगी। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरेगा। जो कह रहा है कि संविधान खतरे में है, अरे संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता है। किसी की ताकत नहीं है जो इस संविधान को बदल दे, चाहे कोई हो। स्टेशन था कि चलो अब सुरेश शर्मा तो नगर विकास मंत्री बन गए, अब चमक जाएगा, अब सब चीज हो जाएगा। कि वो काम जो होना है वो टाइम टेकिंग काम है। 2-2 साल उसमें लगा, 3-3 साल लगा। 2020 के चुनाव में आपके हार का मुख्य कारण काम दिखा नहीं। दिखा इसलिए नहीं, आप मंत्री बने, विधायक बने तो उस समय आपने बहुत पैसा बना लिया कि एक ईमानदार छवि का व्यक्ति शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। राजनीति में आपके गुरु कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय मीडिया की सुर्खियों में था कि बिहार के सबसे करोड़पति मंत्री सुरेश कुमार शर्मा नगर विकास आवास मंत्री। हम रहे या न रहे, लेकिन यह राजधानी उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर हमारी माँ जनक जननी माँ सीता के आशीर्वाद से बनेगा। अम्बेडकर जी का यहाँ 3 मूर्ति बना हुआ है, गोवर्धन में, स्टेडियम में, 39 नंबर वार्ड में। तीनों सुरेश शर्मा ने ही बनाया। आपने हवाई अड्डे पर जाके मिठाई भी बांटी कि एयरपोर्ट बनना हो जाएगा। फिर आपने कहा कि छोटी फ्लाइटें आएंगी, फिर उसके बाद हुआ कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ हुआ नहीं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस एयरपोर्ट को बनना जरूरी है और आवश्यक है। सरकार के ये संज्ञान में है। और मुझे कोई नाराज करेगा तो 15% वो नाराज हो सकता है कि वो समर्थन नहीं करे। 150 का डस्ट 800 रुपया में खरीद रहे हैं। मैंने उनको FIR किया, 1-2 को तो जेल में भेज दिया। अच्छा, समझे ना। 25 के विधानसभा चुनाव में क्या पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा दावेदारी करेंगे? तो ये सब योग मिलेगा तो स्वाभाविक तौर से चुनाव लड़ेंगे। बात है, मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपके विधानसभा क्षेत्र में आप किसको मानते हैं? सुरेश शर्मा की विरासत को कौन संभाले? राजनीतिक विरासत को एरू को थोड़े ही मिलने वाला है, वही संभालेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मुकेश चौरसिया पॉडकास्ट में। और जैसा कि हर पॉडकास्ट में हम आपको नए लोगों से आपका तारुफ करवाते हैं, इस बार हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी हैं, जिनसे हम अच्छी खासी बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरेश जी। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, देखिए ये जो हम पॉडकास्ट करते हैं, इसमें हमारा एक उद्देश्य होता है कि सफल व्यक्ति को तो सारे लोग जानते हैं जब वो सफल हो जाता है या किसी पद पर आ जाता है, लेकिन शुरुआत कैसे होती है और वो जर्नी जिसमें कितनी परेशानियां, कितनी मेहनत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम सुरेश कुमार शर्मा की बात करें तो राजनीति के पूर्व जो जीवन था उसको हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, राजनीति के पहले हम छपरा जिला के शिवपुर ग्राम के रहने वाले, जो परसा थाना में पड़ता है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और हमारी शिक्षा दीक्षा परसा हाई स्कूल से हुई और हम राजेंद्र कॉलेज से, उस समय प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती थी, तो प्री यूनिवर्सिटी राजेंद्र कॉलेज से हम किए। और उसके बाद हमारी इच्छा हुई, क्योंकि हमारे पिताजी इंजीनियर रहे हैं, तो हमें भी शौक़ था कि इंजीनियरिंग लाइन में ही हम जाएं। तो हमने डिप्लोमा पटना से इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा होल्डर, और मैकेनिकल मेरा सब्जेक्ट रहा। तो चूंकि हमारे पिताजी भी मैकेनिकल इंजीनियर ही मूलतः थे, तो चूंकि भाखड़ा नंगल में वो जो रशियन
जो प्रोजेक्ट से जो भाखड़ा नंगल बना, जिससे पंजाब और हरियाणा आज समृद्ध हुआ कृषि के क्षेत्र में, बिल्कुल। वहाँ के अवार्डेड इंजीनियर वो थे। बिहार से एक सिलेक्शन बोर्ड ने किया था, उसमें एकमात्र इंजीनियर बिहार से ही गए थे। तो हमारा भी लाइन वही था, तो हमने किया। और इंजीनियर होने के नाते नौकरी में भी हम हिंदुस्तान मोटर जो बेडफोर्ड और एम्बेसडर गाड़ी बनाती है, उसमें भी हम सुपरवाइजर के पोस्ट में रहे उत्तरपाड़ा में। फिर उसके बाद वो बिहार सरकार से हमें भेजा गया था, क्योंकि हम उसमें अच्छे अंक से डिप्लोमा किए थे मैकेनिकल, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला कि बिहार सरकार ने हमको अपने खर्चा से भेजा। लेकिन वहाँ हम जो है सो काफ़ी अच्छा हमारा प्रोग्रेस ऑटोमोबाइल में हुआ। तो स्पेशलाइज्ड हम ऑटोमोबाइल में किए। और उसके बाद में हमारी नौकरी बदुआ डैम में हमारी नौकरी एज ए मैकेनिकल ओवरसियर हुआ। तो हमने 1 महीना काम किया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में हमें लगा कि इसमें बहुत कमाने का स्कोप नहीं है। और हमारे पिताजी तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहे, तो उन्होंने कुछ हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ खास कर नहीं सके। तो ईमानदार होना आवश्यक है। मेरे पिताजी भी उसी ईमानदारी के ईमानदार एक इंजीनियर के रूप में आर एस शर्मा का नाम लिया जाता है। तो हमने भी सोचा कि भाई इसमें कोई कमाई का गुंजाइश हम करेंगे तो हमारे पिताजी मेरे बाबा का नाम जो रोशन है ईमानदार रूप में, मेरे बाबा का भी कुछ ऐसी कहानी है, तो वो उसको धूमिल होगा। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगा। 1 महीने के बाद मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। और चूँकि मुजफ्फरपुर से हम लोगों का बहुत घरेलू सरोकार था, तो ये मेरा गांव छपरा हुआ, लेकिन हमारा वैशाली में हमारी खेती बाड़ी मौजे नदी के दोनों पार में हमारा होता है। तो हम लोग प्रेफर किए बिजनेस के लिए मुजफ्फरपुर। और हम मुजफ्फरपुर बिजनेस छोटी सरियागंज में, चूँकि हमारे एक रिलेशन का इलेक्ट्रिक की दुकान थी, तो इलेक्ट्रिक का तो बहुत हम लोगों का नॉलेज नहीं था, लेकिन चूँकि उनकी दुकान इलेक्ट्रिक की थी, तो हमने इलेक्ट्रिक का ही उसमें कारोबार शुरू बिजनेस शुरू करना था। तो जानकार कहा कि भाई इसमें है इनका, तो चलो यही करते हैं। तो उसमें हमने सीमेंस, LNT प्रोडक्ट का एजेंसी लिया। और गांव में जो क्रॉम्पटन का बहुत नाम था, उससे ऊपर हमने सीमेंस मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का जो है सो हमने मार्केटिंग किया। और उसके बाद में हमें भारत डीजल इंजन की एजेंसी, चूँकि उसका बड़ा डिमांड था और उसके जो डीलर यहाँ थे उन्होंने भारत डीजल इंजन छोड़ दिया था, तो उसका एडवर्टीजमेंट हुआ, तो हमने भारत डीजल इंजन का हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप बने गए। और यकीन मानिए कि भारत डीजल इंजन बिहार में नंबर 1 की इंजन साबित हुई। और उसमें हमको अवार्ड मिला। अच्छा, सेल्स अवार्ड मिला। उसमें था कि 2500 इंजन 2000 इंजन से ऊपर बेचिएगा तो आपको एम्बेसडर और फिएट कार अवार्डेड हो गया। तो हमने लगभग 2100-2200 इंजन बेच दिया, तो हमको फिएट गाड़ी मिली अवार्ड में। हालांकि वो फिएट गाड़ी हमको महंगा इसलिए पड़ा कि वो इनकम टैक्स में हमको देना पड़ा रिटर्न में। अच्छा, क्योंकि अवार्डेड था। तो हम लोग बिजनेस करते आए। और हमारी ये सोच है कि जो पैसा पब्लिक हमको देती है, चाहे वो सामान लेकर के ही देती है, खरीद करके ही देती है, लेकिन वह आमदनी में गरीब पब्लिक का भी कुछ शेयर बनता है। बिल्कुल। हम उस शेयर में उनको चंदा के रूप में, बीमारी के रूप में, शिक्षा के रूप में, या जिस अभाव में वो मेरे यहाँ आते थे, हम उनको जितनी हमारी शक्ति भक्ति थी हम उनको करते आए।
इससे पब्लिक में ये बात हुआ कि सुरेश जी को शायद इतने मदद लोग को करते हैं, हर पार्टी का लोग को कर देते हैं, कोई फंक्शन होता है तब भी कर देते हैं, तो शायद इनका पॉलिटिकल एम्बिशन इनका है। ऐसा था नहीं लेकिन मेरा, लेकिन लोगों ने समझा कि इनको पॉलिटिक्स में लाया जाए तो अच्छा होगा। इत्तेफाक से आपको हमारी माता जी जनसंघ से उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी कैलाश जी ने जनसंघ से दिया छाप से उनको टिकट, वैशाली जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें टिकट दिया, बाय इलेक्शन था। अच्छा, समझे ना, टिकट मिला उनको और वो लड़ गई। और देखिए वो लड़ने के बाद उस पर हम लोग बहुत उसमें बीजेपी जनसंघ का बहुत कुछ था नहीं, हाँ। लेकिन हम लोगों के पारिवारिक रिश्ते ऐसे थे कि बहुत कम से 400-500 वोट से ही हारी। अच्छा, जबकि एलपी शाही बहुत दिग्गज नेता उस क्षेत्र के माने जाते थे। वो इससे बीजेपी में, माने जो उस समय के जनसंघ में, आज के बीजेपी में इस बात को हुआ कि इस लड़के को अगर बीजेपी में लाया जाए तो बीजेपी यहाँ फ्लोरिश करेगी और बीजेपी का सिक्का जमेगा। और इस वजह से हमको, और हम नहीं चाहते थे इलेक्शन लड़ना, ये बात हम तो चाहते थे कि, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व कृतित्व से हम बहुत इम्प्रेस्ड थे। इसलिए हम पार्टी में जाएं न जाएं इससे कोई बहुत मतलब नहीं था, लेकिन अटल जी के भाषण सुनने, अटल जी के प्रति, और बिहार नेतृत्व दिखते थे कैलाशपति मिश्र। हाँ। तो ये दोनों की जोड़ी से हम इम्प्रेस्ड हुए और हमने कहा कि ठीक है, जो है सो बीजेपी, हम लोग एक समय जब बीजेपी 80 में बना तो बॉम्बे में अधिवेशन बड़ा हुआ, तो कुछ जनसंघ के लोग यहाँ थे, कुछ आरएसएस के लोग थे, तो उन लोगों ने हमको अति किया कि बॉम्बे अधिवेशन में चलिए 80 में। तो हम बॉम्बे अधिवेशन में, अटल जी के नाम से अटल नई पार्टी बनी थी, तो उसमें गए। तो हमने देखा कि भाई लोग का आग्रह है, तो मेंबरशिप हमने 80 में बीजेपी का ले लिया। बहरहाल मेंबरशिप हमने ले लिया, लेकिन कोई इसके लिए हमने नहीं लिया कि हमको चुनाव लड़ना है। हमको ये था कि अच्छी इनका जो विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत बीजेपी है, और हम समझते थे कि जो कांग्रेस था वेस्टर्नाइज विचारधारा से प्रभावित। तो ये लड़ाई थी राष्ट्रवादी विचारधारा और वेस्टर्नाइज विचारधारा। तो स्वाभाविक तौर से राष्ट्रवादी विचारधारा को हम संपूर्ण रूप से समर्थन देते थे, इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन किया, समझे। और हम बीजेपी में आ गए। तो हम बीजेपी में आने के बाद कोई टिकट और चुनाव लड़ने के लिए प्रयास हमने नहीं कभी किया, समझे ना। लेकिन घटना हमारे यहाँ वैशाली और मुजफ्फर, भगवान लाल सहनी जी उस समय यहाँ का अध्यक्ष हम ही लोग बनाए थे, बल्कि हमारा ही रोल उसमें बहुत ज़्यादा था भगवान लाल सहनी को बनाने में। तो ऊपर हमारे इसी कैंपस में उधर स्टेट बैंक का ट्रेनिंग सेंटर था, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें 400-500 आदमी वैशाली और मुजफ्फरपुर के मीटिंग चल रही थी। वैशाली बाय इलेक्शन था। उस समय वैशाली के एमपी की मृत्यु हुई थी और बाय इलेक्शन हुआ था। तो हम तो वहाँ जो मीटिंग हो रही थी, तो हम नीचे तैयारी में थे कि लोग गेस्ट लोग आए हैं, कुछ उनके लिए नाश्ता पानी का व्यवस्था, चाय कॉफ़ी जो होता है, तो वो व्यवस्था कर रहे थे। हम सोचते वो लोग अपना तय करेगा किसी को लड़ने के लिए, हम लोग उसको मदद करेंगे। और कैलाश जी को हम कहते थे, कैलाश जी सो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सो हमारे ऊपर अभी बहुत सारा बिजनेस का दायित्व है और मेरा बिजनेस कोई देखने वाला भी नहीं है। तो कहते थे ना ठीक है, हम सहमत हैं, बल्कि हम बहरहाल मदद आर्थिक तौर से जितना हो सकेगा मेरे अथी से मैं करूँगा। लेकिन ऐसा हुआ कि
वहाँ से हमारा ही नाम दोनों जिला का लोग प्रपोज किया। और नीचे जब लोग आए नाश्ता वास्ता कर करके, तो कैलाश जी ने यह सूचना दी कि चुनाव आप ही को लड़ने के लिए पूरा थे। तो मैंने कहा कि मैंने तो कोई तैयारी की नहीं है, मेरे रिलेशन बात जो कुछ है मैंने उनको भी कभी नहीं कहा, न मेरा कोई पॉलिटिकल वहाँ पर कोई कैरियर डेवलप किया होता तो हम लड़ते। तो कैलाश जी चुनाव तो हम हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरेश जी चुनाव तो कोई हारता ही है और कोई जीतता ही है, एक ही हो तो कोई एक हारता है कोई जीतता, लेकिन बीजेपी घर घर में आपने पहुंचा दिए हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, इसलिए चुनाव आप लड़िए। और मुझे फिर उनकी बातों का सम्मान करना पड़ा और मैं चुनाव लड़ा। और उस समय लवली आनंद जी, किशोरी सिन्हा जी आरजेडी से, उषा जी कांग्रेस से, कैप्टन जयनारायण इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से, हमें बीजेपी से लड़ाया गया और सब लोगों की जमानत जब्त हुई। किशोरी सिन्हा को 21,000 से लवली आनंद ने हराया। मुझे लगभग 12-13 हज़ार के करीब वोट मिला था। तो हमने कैलाश जी को कहा कि कैलाश जी कह रहे थे ना कि हार जाएंगे, तो कहे कि तुम तो जीत गए। हम कहे क्यों? अब भी कह रहे जीत गए, कांग्रेस से थोड़ा वोट आपको ज़्यादा आ गया इसलिए आप जीत गए। अच्छा। मुझे आश्चर्य लगा कि बीजेपी के कैसे लोगों ने बीजेपी को जिला में देश में किस तरह से स्थापित किया, ये मैं आपको मिसाल के रूप में बताया हूँ कि बीजेपी ऐसे नहीं बढ़ी है। बीजेपी के अंदर बहुत सारी कुर्बानियाँ हुई है, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को किस तरह से लाया है, किस तरह से आज वही बीजेपी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन लगता था कि बीजेपी तो कुछ है नहीं। लोग कहता था कि कहाँ बीजेपी में जा रहे हैं, ये तो बनिया लोगों की पार्टी है, आप कहाँ इसमें फंस रहे हैं। क्योंकि उस समय जमाना कांग्रेस का था, सरकार कांग्रेस का था और बनिया लोग बीजेपी में उस समय कुछ संघ से जुड़े हुए लग रहे थे, इसलिए इसको लोग बनिया लोगों की बात करता था। हालांकि वो बात के दिनों में रही नहीं, सब लोग जुट गए, लेकिन उस समय लोग कहता था। और कांग्रेस का दबदबा था, कांग्रेस से सब लोग आए थे। मेरे ग्रैंडफादर भी नमक आंदोलन में कांग्रेसी थे। हाँ, बाबा के बारे में आप कुछ बता रहे थे थोड़ा सा। कांग्रेसी थे। और वो नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ जो ये हुआ था मोतिहारी आंदोलन, उसमें वो साथ। अच्छा, समझे ना। तो बुनियादी तो कांग्रेसी था देश के अंदर, लेकिन विचारधारा जब विभक्त हुआ तो उसमें से जो अटल जी और निकले, या दीनदयाल जी का जो संदेश आया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संदेश आया, ये राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ। और कांग्रेस में जो सत्ता पाने के लिए जो तरह तरह से हथकंडा अपना करके और ऊंचे नीचे लोग कर करके सत्ता पाने के लिए करते थे, उसका विरोध बीजेपी ने किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में उनको जेल में रख करके स्लो पॉइजन दे करके उनकी एक तरह से उनकी हत्या ही हुई। तो मतलब हम कह रहे हैं कि एक से एक बीजेपी की निर्माण की कहानी है। और अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया के, मेरे समझ में दुनिया में उससे बड़ा आइडियोलॉजिकल जो सिचुएशन और जो डेवलपमेंट उनके दिमाग में था देश राष्ट्र निर्माण का, वह बहुत बड़ा था। आज नरेंद्र भाई मोदी उन्हीं के सारे रास्ते पर आज देश को नहीं पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं। और विश्व के माने हुए नेता में नरेंद्र भाई मोदी का नाम उजागर हुआ है। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की होगी, एकदम नई पार्टी थी, संगठन एकदम नया था, उत्तर बिहार की जिम्मेदारी खास तौर पर आपको मिली, तो क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? क्योंकि उस समय कांग्रेस का दबदबा, सरकार कांग्रेस की, लोग कांग्रेस के,
तो वो उस समय का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कि मेहनत करनी पड़ी खूब, क्योंकि मैंने भी सुना, हम लोग शुरू से देखते हैं सुरेश शर्मा मतलब भारतीय जनता पार्टी, तो वो आपके नाम से जो टैगिंग हुई उसमें क्या मेहनत लगी, संगठन का विस्तार कैसे हुआ? देखिए, सच पूछिए तो ये संगठन गोला में ही था। गोला जो यहाँ का हाँ मार्केट है ना, हाँ हाँ। बस गोले में ही संगठन सिमटा हुआ था। हम्म गोला से बाहर ये संगठन नहीं था। और हम इसको चाहते थे कि यह संगठन विकसित होकर के पूरे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में फैले। हम्म तो इसमें हमें बहुत तरह की कठिनाइयाँ, लोग चाहता नहीं था कि गोला से ही निकले। तो भगवान लाल सहनी को जो हम बनाए, तो भगवान लाल सहनी आरएसएस से जुड़े हुए और एक ऐसे थे जिनको इधर उधर हटाना बहुत मुश्किल था। जब वो बने तो हम लोग उनको बना करके और बीजेपी को पूरे मुजफ्फरपुर में विकसित बीजेपी कराने का जो संकल्प हुआ, उसमें हम लोगों का तन मन धन तीनों लगा। और जो लोग इसमें पुराने लोग थे उनको सम्मान दे करके हम लोग माने उनको आगे बढ़ाया और हम लोग इसका रास्ता प्रशस्त किए। और एक एक समाज का एक एक व्यक्ति को धीरे धीरे हम लोग बहुत मुश्किल से जोड़े, क्योंकि उस समय कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस के डर के मारे लोग चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहते थे। अच्छा। कहते थे कि ना भाई, हमको सुरेश बाबू रखिए भाई, हम लोग नहीं खड़े होंगे, समझे ना। इसकी डर था, भय था। और डर ही भय नहीं था, बहुत छपौल होता था, समझे ना। और कभी कभी तो लोग लगता था कि शायद हम लोगों को जान पर भी खतरा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम लोग पड़े हुए थे। लेकिन हम लोग का ये था कि ये जो गलत ढंग से जो चुनाव हो रहा है, वो छपौल हो रहा है, प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, तो ये तो कम से कम बचाया जाए। और हम लोग उसकी लड़ाई लड़े, कैंडिडेट को दिनेश चंद्र गुप्ता को खड़ा कराए। पहली बार कोई पैसा भी नहीं था उसके पास, हम लोग कहाँ से चंदा वसूल करके उसको किए। और 24,000 वोट उनको हम लोग पहली बार, उसके पहले 7,000 8,000, राम कृपाल बाबू को 12,000 मिला था। ये रिकॉर्डेड वोट उन्हीं को मिला। अच्छा। जब ये समाज जब बन गई पूरा, तब अटल बिहारी वाजपेयी, जब हम वैशाली लड़े थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, वैशाली सीट एनडीए में रह गया, बीजेपी को नहीं मिला, जदयू को मिला। जदयू हमको आए लोग कि आप जदयू से लड़िए। मैंने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं जब भी लड़ना होगा तो बीजेपी से लड़ूंगा। उसमें जदयू नहीं था, समता पार्टी। समता पार्टी, मशाल छाप। हाँ। हम कहे नहीं, मैं सबसे लड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है, काहे को लड़ने। तो अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस, जब एनडीए सरकार बनी, तो जॉर्ज फर्नांडिस ये सीट अपने लेना चाहते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं, वैशाली हम लोग नहीं दे सके सुरेश जी को, इसलिए सुरेश जी लड़ेंगे मुजफ्फरपुर विधानसभा। और विधानसभा मुझे लड़ना पड़ा, समझे ना। और 62,000 कुछ वोट, पहली बार आरजेडी की सरकार थी, दबाव डाल के हारा तो दिया गया हमको, लेकिन 62,000 से ज्यादा वोट हम ले आए। 62,000। हाँ, ये जो वोट आया तो लगा कि भाजपा ने उसको एक जश्न मनाया कि आज मुजफ्फरपुर में हम लोग 62,000 वोट ला करके, और आरजेडी के कैंडिडेट जो है, उस समय तो बहुत सारे किताबें काउंटिंग कर दिया गया, मतलब बहुत तरह का हेरा फेरी हुआ, तब हम हारे, नहीं तो हम जीत जाते उस समय। फिर उसके बाद में धीरे धीरे चुनाव हम लड़े,
और पार्टी ने हमको सम्मान बहुत दिया, समझे ना। और बिजनेस हमारे जो लड़के थे वो जब इंजीनियरिंग कर करके आए तो उन लोगों ने बिजनेस संभाल लिया, करने लगे। तब हम जो है सो वो लोग फिर हीरो होंडा मोटरसाइकिल में आए, स्वराज ट्रैक्टर में आए, बहुत सारा अप्लायंसेस में आए, डीजल इंजन भारत भी था उन लोगों के टाइम तब में। आप एकदम फ्रीली राजनीति तो वो लोग, हम फ्री हो गए। हाँ। वो लोग फिर मारुति का एजेंसी ले आए, फिर टोयोटा का एजेंसी ले आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुरेश शर्मा बीजेपी के सिंबल पर, और बीजेपी एक गौरवशाली राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे और हमारे परिवार ने बिजनेस सेक्टर में जो लोगों को मदद किया, मोटरसाइकिल 3 लाख हमने बेचा, लाखों तो ट्रैक्टर और गाड़ियां, कार लाखों में है। तो जो कस्टमर को सेवा हमारे यहाँ से मिला, वह चाहे किसी भी जाति के, किसी भी समाज के, वो हमारे प्रति उनको आज भी प्रेम है। वह आज भी वोट के रूप में परिणत हुआ। अच्छा। उसमें बीजेपी के साथ उनका वोट भी प्लस करता है। अच्छा। समझे ना। तो बीजेपी 2010 में हम लोग काफी अच्छे वोट से जीते, और पार्टी का तो समर्थन था ही। और इस क्षेत्र में मोतिहारी, बेतिया, छपरा, ये सब एरिया में हमको घूमना पड़ता है वोट के लिए। हमारे राधा मोहन जी हमसे सीनियर नेता हैं, बहुत सम्मान हम उनको करते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में भी हमको जा कर के एटलीस्ट हम लोगों के कास्ट से जुड़ा हुआ वोट जो है, वह एक सिस्टम बन गया कि सुरेश जी आएंगे तो हम लोग 100% पुल करेंगे, बाकी में कुछ कसर भी हो जाता होगा। तो हमारी जो पहचान हुई वह भाजपा की पहचान के साथ ये भी पहचान हुआ कि हर समाज को लेकर के चलने वाले हैं। तो मैं जिस जाति का हूं उसका वोट हुआ, मैं जिस पेशा करता हूं तो व्यापारी मेरे साथ हो गए, और गरीब को हम मदद करते हैं तो अति पिछड़े लोग हमारे साथ मिल गए। तो मिला जुला करके एक अच्छा समीकरण बना, और वह समीकरण आज मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे उत्तर बिहार में इस लोकसभा चुनाव तक लोग देखा है कि जिधर सुरेश शर्मा लोगों के बीच हाथ जोड़ा है, लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया। नहीं, वो मैंने देखा, मैंने अभी बोचहा चुनाव में 2020 में देखा, मैं खुद गया था वहाँ रिपोर्टिंग करने। लोगों ने कहा कि सुरेश शर्मा कहाँ हैं, हमारे नेता वो हैं। तो बोचहा में हरिशंकर ये सब जो उधर है साइड में, वहाँ पर देखा तो वहाँ लोग आपको ढूंढ रहे थे। उस समय बाद में आप गए हैं वहाँ पर, और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। फिर कुरहनी में देखा कि आप जाते हैं तो बहुत डबाडोल स्थिति थी, लेकिन जीत जाते हैं केदार गुप्ता। तो वो चीज़ें तो हैं उत्तर बिहार में, ये जो एक नाम का भी इम्पैक्ट पड़ता है। ख़ास तौर पर मुझे लगता है जो आपने फिर उसके बाद अपने समाज के लिए एक संगठन बनाया, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, वो समाज के लिए भी आप काम करते, तो उसका भी कुछ और ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है। देखिए, जो बुचहा का चुनाव था और जो कैंडिडेट थी वो इंडिपेंडेंट, उसको हम लोग जिताए थे, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। हाँ। लेकिन बाद के दिनों में हमारे पॉलिटिकल जो साथी लोग थे या जो संगठन था, उसने सोचा कि सुरेश जी को हम आइसोलेट कर करके चुनाव निकाल करके ये दिखला देंगे कि भाई सुरेश जी की बहुत अब अहमियत नहीं है क्षेत्र में। इस बात को समाज का लोगों ने पकड़ लिया। कुछ इस पर कमेंट भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पार्टी के लोग किए। तो समाज ने कहा कि जब तक सुरेश जी नहीं आएंगे हम वोट नहीं देंगे। बिल्कुल।
और जब समाज आगे हो गया तो समाज से जुड़े हुए जो लोग थे वो सब लोग नेगेटिव हो गए। तो 35,000 से कैंडिडेट को हारना पड़ा। और अगर उस पीरियड में हम वहाँ किसी तरह से चले जाते तो समाज आक्रोशित सारे लोग हम पर बने गुभार छोड़ देता, जिससे हम आहत होते। तो मेरी लाचारी हो गई कि उनको जब उनके लोगों को पर जब प्रहार लोगों ने किया, समाज पर किया, व्यक्तित्व पर किया, बिल्कुल, तो हारना स्वाभाविक हो गया वहाँ, और कोई नहीं जिता सकता था वहाँ नहीं, पर। मैंने खुद देखा कि जब मैं खुद गया तो वहाँ लोगों ने आपका नाम लिया, लोगों ने कहा कि हमर नेता कहाँ है। क्योंकि उसकी सेवा, दवाई, बीरो, मदद, बात, पैरवी, दुनिया, संसार सब हम करते हैं। तो जो हमारे कास्ट के भी लोग वहाँ गए तो कहा कि आप तो चले जाइएगा दिल्ली, हाँ, आप तो चले जाइएगा वहाँ, हमको बिल्कुल। कौन पूछने वाला है, हम तो उसी के पास जाते हैं। इसलिए लोगों ने मुंह मोड़ लिया, वोट नहीं दिया, समझे ना। नहीं, देखिए आप पर तो आपने कई लोगों को जितवाया है। मुजफ्फरपुर में जो अभी वर्तमान मेयर है निर्मला साहू, आपका नाम लेने के बाद एक हवा बयार सा आ गया और वो जीत जाती हैं। तो एक टैगिंग लगी, आप कई जगहों पर जाते हैं, रुन्नी सैदपुर हो, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, हर जगह आप जाके एक प्रचार प्रसार करते ही हैं। वैशाली में भी आपका वर्चस्व अच्छा खासा देखने को मिला। तो ये जो इसमें कितना समय लगा ये बनाने में? देखिए समय तो देखिए कि आप सोचिए कि लगभग 40-42 साल से बीजेपी को हम लोग सेवा कर रहे हैं। हमने कोई दूसरे पार्टी की तरफ झांका भी नहीं। बेशक हमको उसका खामियाजा जो भोगना पड़ा हो, समझे ना। और दूसरे पार्टी बहुत तरह की बात किए, प्रलोभन, लेकिन मुझे तो था कि बीजेपी ही इस देश को समृद्ध देश बना सकती है। ये मेरा डिटर्मिनेशन था, ये मेरी सोच थी। इसलिए हम जो भी काम किए, चाहे व्यवसाय में भी जितनी मदद हमने किया, कस्टमर मदद इसलिए लेते हैं कि सुरेश जी हम तो गाड़ी ले रहे हैं आपके यहाँ से, तो हमें तो मदद चाहिए, तो हम सबको मदद करते। कोई मेरे घर से कह करके, और ऐसा नहीं होगा कि उसको मदद नहीं मिली होगी, तो मेरा फैन बन ही जाता है ना। अरे जिसको 10-5 हजार रुपया मदद मिल गई, हाँ। तो वो उससे ज्यादा महत्व हो जाता है कि हमको सुरेश जी हमको प्यार दिए, सम्मान दिए। ये सबसे बड़ी यही हम बोल देते हैं तो मामला उलट जाता है लोगों का। यही वो समझता है कि ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से बिजनेस करता है, किसी को आज तक दुखाया नहीं है, किसी का कुछ आज तक लिया नहीं है, हमेशा ही लोगों को कुछ ना कुछ दिया ही है, नहीं कुछ तो प्रेम ही दिया हो, समझे ना। तो ये मेरी पूंजी बन गई है। आज के दिन मैं गर्व से कहता हूँ कि किसी क्षेत्र में मैं अगर जाऊंगा तो ज़्यादा नहीं, 10 से 15% वोट तो जरूर ही बढ़ जाएगा, समझे ना। और मुझे कोई नाराज करेगा तो 15% वो नाराज हो करके हो सकता है कि वो समर्थन नहीं करे, समझे ना। तो 15% वोट हमारा, और मेरा केवल अपने जात का वोट नहीं है, ये भी कोई गलतफहमी ना, हमें सब जात का वोट है, बल्कि कहीं कहीं तो हमको अपने जात से दूसरे जात ज्यादा वोट हमको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, वो देता है वोट, समझे ना। ये बात तो ये साबित हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल बताइए, हर क्षेत्र में हर आदमी का गुरु होता है कोई ना कोई, तो राजनीति में आपके गुरु कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी और कैलाशपति मिश्र नेक्स्ट, मेन अटल बिहारी वाजपेयी। मैं उन्हीं को, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं पार्टी में आया, और उन्हीं के आशीर्वाद से यह क्षेत्र अटल बिहारी वाजपेयी का दिया हुआ क्षेत्र है। इसलिए मैं दूसरी जगह न चुनाव लड़ने गया, न कभी सोचा, मुजफ्फरपुर
अटल जी का दिया हुआ आशीर्वाद है। मैं जब तक जिंदा हूँ, बीजेपी से अगर मुझे लड़ना होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी कमल निशान पर ही हम लड़ेंगे। अच्छा, आपसे अच्छे संबंध तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के भी थे, अरुण जेटली से भी आपके अच्छे संबंध रहे हैं सर। देखिए, बिहार नेतृत्व कैलाशपति जी के मरने के बाद एक ही व्यक्ति उस के समकक्ष तो नहीं कहिएगा, लेकिन उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला व्यक्ति एक ही बिहार में अभी तक मेरे समझ में है, वो सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी के कास्ट से अगर जोड़िएगा तो उनका वोट बहुत नहीं है, व्यवहार से जुड़िएगा तो हर कास्ट के लोग उनके मुरीद हैं, उनके सम्मान देते हैं, और उनसे वो इस बात को समझते थे कि सुरेश शर्मा को हम सीढ़ी बना करके ही हम बहुत ऊपर तक पार्टी को बढ़ा सकते इन क्षेत्रों में। तो इसीलिए उनसे मेरा संबंध था। और जेटली साहब हम लोगों को पता नहीं, स्वाभाविक तौर से बहुत मानते थे, और वो हमारे चुनाव में बिना कोई प्रोग्रामे का चले आते थे कि हम जा रहे हैं सुरेश जी को यहाँ, समझे ना। हम लोग जाते थे तो बहुत मतलब कि नेता वाला बात उनसे नहीं था, पारिवारिक तौर से उनसे हम लोग मिलते थे, लीची ले जाते थे, आम ले जाते थे, कुछ ले जाते थे, लाइए जल्दी लाइए, हम लोग जो है वो तो हम लीची तो हम हर साल अटल जी को भी खिलाते रहे सब लोगों को। लेकिन जेटली साहब की दूरदर्शिता बहुत ऊंची थी, और हम लोगों को पता नहीं, हो सकता है अटल जी से प्रभावित होते हो कि अटल जी मानते हैं इसलिए हम भी माने, समझे ना। सुशील मोदी भी चाहते हो कि आदमी को तो कुछ लेना देना है नहीं हम लोगों से, तो इसको जो है इसको सम्मान ही चाहिए, तो सम्मान लोग देते थे, और मैं उन लोगों का सम्मान का नमस्कार करता हूँ, अदाब करता हूँ। अच्छा, मुजफ्फरपुर में देखिए सांस्कृतिक विरासत बहुत सारी चीज़ें, तो उसके डेवलपमेंट के लिए या उसको बचाने के लिए जो कुछ कार्य किए हों आपने। देखिए, है क्या कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी के रूप में इसको लोग मानता है। वैशाली जनक जननी माँ सीता का यह भूमि है, इसका गेटवे है। माँ हमारी यहीं पैदा ली, और वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली, बिल्कुल जनतंत्र की जननी वैशाली। यह तो कभी न कभी, यह देर सही, लेकिन उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर बन के रहेगा। ये मेरा, हम रहे या न रहे, लेकिन यह राजधानी उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर हमारी माँ जनक जननी माँ सीता के आशीर्वाद से बनेगा, और इसमें एक से एक विभूति पैदा लिए हैं। अगर उनको हम सम्मान नहीं देंगे, चाहे वो जुब्बा सहनी जी हों, चाहे बैकुंठ शुक्ला जी हों, चाहे छकौरी शाह जो और जोधा सिंह और अनुराग सिंह जो गोली से उड़ाया गया भारत छोड़ो आंदोलन में पारू में, वो हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जानकी वल्लभ शास्त्री हो, बिल्कुल, चाहे दिनकर जी हों, ये चाहे अभी हाल फिलहाल में हम लोगों की मृदुला सिन्हा जी, हाँ, राजेंद्र बाबू यहाँ के टीचर थे बीबी कॉलेजिएट में, लंगट सी कॉलेज, लंगट में, हाँ, लंगट बाबू हों, समझे ना। ये लोगों ने जिस तरह से मुजफ्फरपुर को शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आजादी के दृष्टिकोण से अपनी आहुति दी है, अपने प्रॉपर्टी को दे दिया है सब। अगर उनके हम लोग
मूर्ति स्थापित करके उनको साल में नमस्कार नहीं करें तो कितना बड़ा पाप हम लोगों का होगा। और कौन करेगा समाज के लिए इतना बिल्कुल वरदान देगा, इतना दान देगा और अति करेगा। लंगट बाबू का आपको जब बनारस यूनिवर्सिटी बना और बनारस यूनिवर्सिटी में सभी राजाओं को बुलाया गया, महामना वहाँ अति किए थे। सबसे पहले 1 लाख रुपया चंदा देने वाला उस समय बाबू लंगट सिंह थे। तो ये आपको तो देखना पड़ेगा। और इन सब लोगों की मूर्ति हमने बनवा करके, यही नहीं, आपको यहाँ जो इनका संविधान निर्माता अंबेडकर जी का यहाँ 3 मूर्ति बना हुआ है गोवर्धन में, स्टेडियम में, 39 नंबर वार्ड में। तीनों सुरेश शर्मा ने ही बनाया। क्यों बनाया? कि संविधान का निर्माता जिसने इतने देश के लिए जो आदमी काम किया, उसका मूर्ति अगर एक बार आप याद नहीं कीजिएगा तो शायद आप उसके साथ इंसाफ देश के साथ नहीं बिल्कुल। इसलिए हमने उस मूर्ति को और माल्यार्पण भी करते हैं। हमने आज लोग कह रहा है कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता है। किसी की ताकत नहीं है जो इस संविधान को बदल दे, चाहे कोई हो। किसी की ताकत नहीं है, खतरे में है बोलने का। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि आप लोग की सरकार जो बदलने के चक्कर में बदल रहे हैं। हैं। अरे कांग्रेस को अब कुछ मुद्दे नहीं है। अब वो बेचारी हो गई है पार्टी। अब उसको बुझाता ही नहीं है कि क्या हमको बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। कुछ का कुछ बोल देता है, भटक रहा है, समझे ना। और यही कारण है कि उन लोगों की ये दुर्दशा देख करके आदमी को, देखिए किसी देश में विपक्ष होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन इस तरह का विपक्ष, अरे विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भी थे ना, जिन्होंने कहा जब दुर्गा का अति का इंदिरा जी को जब उन्होंने बांग्लादेश जीत करके दिया, तो ये लोग क्या है, हर बातें में ये लोग नेगेटिव। अरे अच्छे काम की प्रशंसा कीजिए और अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको बताइए, उसमें सुधार होगा। संविधान बदल रहा है, आप डायरी लेकर के पढ़ रहे हैं, आपको संविधान समझ में आता ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि संविधान बदल रहा है। ये सब तो गलत बात है, समझे ना। अच्छा, विधायक और मंत्रित्व काल की बात करते हैं। पहली बार विधायक बने तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली बार एक कुर्सी मिली, जिम्मेदारी वाली कुर्सी मिली, विधायक बने, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में, शहरी इलाके से नगर विधानसभा से चुने गए थे। देखिए पहली बार जब हम विधायक बने तो हमने देखा कि मुजफ्फरपुर इतने दयनीय हालत में क्यों है। विधायक तो हुए ही हैं लोग। मुजफ्फरपुर की सड़कें नहीं है, मुजफ्फरपुर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि कोई बच्चे खेल सके, स्टेडियम नहीं है तो टूटा फूटा है, समझे ना। कोई चीज़ जो है, कुछ रे हॉस्पिटल है तो उसमें जो है कुत्ता बैठा हुआ है बेड पर, समझे ना। ये क्या तमाशा है भाई, ये कैसी सरकार है। शाम में लोग निकल नहीं रहा है। और हम लोग की जब हम लोग सरकार में आए तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। हॉस्पिटल में दिखने लगा, मरम्मतें दिखने लगा, रोड का काम शुरू हुआ। हम लोगों ने भी रोड के काम में पैसा हम लोगों को 2 करोड़ उसमें मिलता था, फिर 3 करोड़ हुआ। उससे बहुत सारा काम करवाए। बहुत सारा कम्युनिटी हॉल था, चिन्ह था, उसको बनवा दिए। कहीं कोई जगह बैठने का नहीं था गरीब के इलाके में, वहाँ बनवा दिए। कहीं पुस्तकालय के नाम पर कुछ बनवा दिए। ये सब काम किए। लेकिन तब ये लगा
लोगों को कि भाई मुजफ्फरपुर में सुरेश जी के आने से परिवर्तन दिख रहा है, और परिवर्तन उसी औकात में था जिसमें हम लोग रोड नाला फलाना या थी ये सब कर रहे थे। चूंकि बहुत विधायक को ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा तो पावर नहीं पावर रहता नहीं है, है, हाँ। लेकिन हम लोग उसी में जितना ही में था उतना ही में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर को एक ईमानदार नेतृत्व देने का काम करते रहे, समझे। तो इसी का कारण हुआ कि दूसरी बार में बिहार में भाजपा में सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से हम लोग जीते पूरे बिहार में, और एनडीए में सेकंड स्थान में रहा 15 में, 2015 में, 2015 में, हाँ। समझे ना। और हम लोगों को क्या, हम तो दिल्ली में थे, तो हुआ कि कहाँ है सुरेश बाबू, नंद किशोर यादव जी ने कहा, हम कहे दिल्ली हैं, तो आइए ना मंत्री आपको बनाया जा रहा है। हम कहे दूध तो झूठू बोल रहे हैं, कहा ये मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन हम वहाँ से आए और हम लोगों ने 28 या 29 जुलाई, हाँ 27 जुलाई 27 जुलाई, हाँ, को हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया। और शपथ ग्रहण करने के बाद जो हमने देखा कि अब मौका मिल गया है, अब मुजफ्फरपुर को कुछ हम लोग करके दिखाएं। ये जो दिल में था उसको उतारने का कोशिश में लग गए। और सबसे पहले हुआ कि 100 गो स्मार्ट सिटी पूरे देश में बनना है, हाँ। समझे ना। तो उसमें मुजफ्फरपुर भी था, लेकिन मुजफ्फरपुर अटक गया था। अच्छा। उसमें वेंकैया नायडू जी जो उपराष्ट्रपति, वो नगर विकास देखते थे। तो मैं उनके पास गया, उनको बड़ी आरजू विनती किया, तो कहे कि देखो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो ऑप्शन है वो कराओगे तब ना होगा। हाँ। तो कहे कि हमको बताइएगा तब। तो कहे कि तुम्हारा कलेक्टर रहा है, ये क्या नाम था उनका, सो उनसे भेंट कर लो, वही अभी सचिव हैं, तो आप उनसे भेंट कर लो। उन्होंने हमको सब चीज़ बताया। और यहाँ पर एक नगर आयुक्त थे शर्मा जी, समझे ना, उन्होंने काम किया, हम लोग लगे, समझे ना। और तब जाकर के स्मार्ट सिटी 4 गो बना मेरे पीरियड में, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। तो एक बड़ा काम स्मार्ट सिटी, और 15-16 मैंने हर सिटी को लंबी राशि मिली। मुजफ्फरपुर को 1580 करोड़ मिला, समझे ना। तो हुआ कि भाई काम शुरू हो। उसके बाद में हम लोग देखे कि नए नए थे, मंत्रालय का तो कुछ अनुभव नहीं था। तो पत्रकार लोग पूछे कि भाई मेट्रो पटना में होगा कि नहीं। तो मैंने कहा कि जरूर मेट्रो हम पटना में लाएंगे। तो हमारे प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद जी थे, वो कहे कि सर 2 बार कैंसिल हो चुका है, नहीं आएगा, कान में बोले। हम कहे कि बोल दिए हैं तो इस पर लगेंगे, समझे ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र गया, नगर विकास को पत्र गया कि भाई इसको लाया जाए, मेट्रो को। तो मेट्रो को लाने के लिए जो सीडी ब्लॉक को हमने जोड़ा, मैट्रिक का फाइनेंशियल रिपोर्ट बेहतर करवाया, और पटना मेट्रो चालू होने की स्थिति में हो गया। फाइनल स्टेज में है। उसी समय हम लोगों ने किया था कि स्मार्ट सिटी में भी मेट्रो आवे। अच्छा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश जी ने अभी से 2-3 महीना पहले मेट्रो स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर को भी दिया, और गया को दिया, एक दरभंगा एडिशनल वो जोड़े, चूंकि बिहार शरीफ में नहीं दे करके पटना हुआ। तो ये ग्रेटर मुजफ्फरपुर, हाँ, इसकी भी बात आप करते रहते हैं। हाँ।
आज देखिए कि पटना के बाद अगर कोई बड़ा कॉरपोरेशन बनने जा रहा है तो वो मुजफ्फरपुर बन रहा है। 74 वार्ड का कॉरपोरेशन, स्पेशल फंडिंग होगा रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए, है तो कितनी बड़ी बात है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, गंगा पोल्यूशन से बचाने के लिए सारा चला, और उसमें एक प्रोजेक्ट गंगा के अलावा हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर को दिया, इस गंडकी को दिया। वो जो आश्रम घाट ये सब में बना बिल्कुल जो पूरा। बना है, हाँ। और उसको फिर बहुत जहाँ खूबसूरत। मुक्ति धाम में हाँ, वो सब लग रहा है। अगर हम लोग अभी रहते पावर में तो पूरा मुजफ्फरपुर का घाट चमकते हुए नजर आता, और भी घाट बनते, क्या नहीं होता। मुजफ्फरपुर एक मेरा जीवन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा। कि मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर बने, ताकि हम रहें न रहें, लेकिन मुजफ्फरपुर का है कि सुरेश शर्मा का दिया हुआ यह स्मार्ट सिटी, यह सुंदर शहर है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। हम लोग कोई अपना थोड़ी कुछ करना है। शहर अच्छा हो गया, सब कुछ खुशहाल हो गया, यही हम लोगों की कामना रही है। उसी पर हम लोग मास्टर प्लान, अब वो सब फ्लॉप होकर के, वो जिस तरह से काम होना चाहिए था, जल निकासी का, ड्रेनेज सिस्टम का, एडिटोरियम का, बैरिया बस स्टैंड का, हाँ। यह सब काम अधूरे चल रहे हैं, टाइम से नहीं हो रहा है। मल्टी स्टोरेज पार्किंग का, पार्किंग वेंडर जोन का, वेंडर जोन का, गरीबों को आवास का, आवास का, हाउस फॉर ऑल, ये सारे काम जो है वह जिसके लिए पैसा आवंटित था, जिसको करना था, वह अधूरा रह गया है। तो ईश्वर चाहेंगे तो होगा। अच्छा, 2000 अगस्त 2017 से नवंबर 20 तक आपका मंत्रित्व काल था। कुछ एक खबर आई कि आपने सस्पेंड कर दिया था बहुत लोगों को, बहुत पदाधिकारी अधिकारी लोगों को। वो थोड़ा मैटर हम लोग जानना चाहेंगे, किस लिए किया था? देखिए, जो नगर निगम का फाउंडेशन खरीद फरोख्त से होता था, खरीद बिक्री होता था। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि जिसकी बुनियाद ही खरीद बिक्री, उससे ईमानदारी का उम्मीद करना शायद हम लोगों को, मेरी तो बेवकूफ़ी समझ में आती है। मैंने कहा क्या करना चाहिए? हमने कहा कि इसको डायरेक्ट चुनाव करवा दिया जाए। उन्होंने फिर कहा, हमने कहा था कि पार्टी लेवल पर करें, लेकिन वो कहे कि अभी सुरेश जी इसको डायरेक्ट चुनाव करा देते हैं, बाद में इसमें देखा जाएगा। और बाद में हुआ, डायरेक्ट चुनाव हुआ। तो ये जो लोग खरीद फरोशी से सरकार बनती थी, ये सरकार के लिए चैलेंज था। जिस चैलेंज को हमने स्वीकार किया, हमने कहा नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया। लड़ाई बहुत हुई, समझे, नहीं होने देना लोग बहुत चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, सही बात है, होगा। और ये काम हुआ, उससे सुधार हुआ नगर निगम में। अब खरीद फरोशी पर तो होता नहीं है। इस तरह से जो है, कुछ लोग थे जो डस्टबिन खरीदने में 150 का डस्टबिन 800 रुपया में खरीद रहे हैं। समझे, मैंने उनको FIR किया, एक दो को तो जेल भी भेज दिया। अच्छा, समझे ना। यहाँ का भी जो नगर आयुक्त थे, वो मैंने समझाया कि देखिए, आप की बहुत शिकायत है, आप टिपर घोटाले का एक्यूज्ड है, आप अब संभल जाइए, नहीं तो मेरे ऐसा आदमी आपको बर्दाश्त नहीं करने वाला है। समझा दिए। कहे कि पीछे, हमने कहा कि पीछे क्या क्या किए, हम उसको उधेड़ने नहीं जा रहे हैं, आगे मेरे टाइम में मत कीजिए। उस टाइम में भी वो वही काम किए। और मैंने कहा कि भाई तो बड़ा मुश्किल है। तो हमने उनको कहा कि हमने रूम बंद कराया, हम चैतन्य प्रसाद जी को बुलाया कि इसको डिसमिस कीजिए। चैतन्य प्रसाद कहा कि सर, हम लोगों को पावर नहीं है डिसमिस करने का, IAS ऑफिसर है। हम कहे तो सस्पेंड कीजिए।
तो कहे कि सस्पेंड भी मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा फाइल तब होगा। हम कहे ना ये दूसरे विभाग से आया है, इसको अभी बैक कीजिए उस विभाग को, हम नहीं इसको देखना चाहेंगे। जब वो हम वहीं टाइप हुआ, वहीं से नोटिफाई हुआ, और कोई विभाग का भी नहीं जाना। जब डीएम यहाँ का जाना, जब चिट्ठी आई तब विभाग में हमला हुआ कि इसको विभाग से हटा दिए, समझे ना। तो देखिए, जहाँ रहिए लोगों से, पब्लिक में विनम्रता की व्यवहार रखिए, लेकिन गलत काम करने वाले से सख्ती से निपटिए, तभी प्रशासन ठीक चलेगा, तभी काम ठीक होगा, तभी ईमानदारी से गाड़ी चलेगी। तो हमने उसको किया, जहाँ विनम्रता है वहाँ विनम्र रहिए, और जहाँ सख्ती करना है गलत, उसको किसी कीमत पर उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। तो वो दोनों ही चीज़ लोगों ने देखा, तो उसका अप्रिसिएशन हुआ, पूरे बिहार में हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि सुरेश जी के टाइम में जितना काम हुआ उतना काम नहीं हुआ, वो बाद में हुआ। सुरेश जी के सामने नमामि गंगे पटना चमका, मेट्रो आया, पूरे बिहार में 3-4 लाख लाइट एक बार लगा, करोड़ों में लाइट, रोड स्ट्रीट चमक गया। आज कुछ नहीं है। सम्राट अशोक भवन बना, सब जगह लोगों को हुआ। तो ये जितने काम थे, वह काम बैरिया बस स्टैंड वहाँ पटना का बना, देखिए गाड़ी का, माने उसमें क्लॉक रूम है, रत्ना है, रेस्टोरेंट है, रहने का, अच्छी व्यवस्था दीजिए पब्लिक से। पैसा तो पब्लिक दे ही रही है, तो ये करना चाहिए। नहीं तो आप पूरे बिहार में तो मंत्री थे आप, लेकिन उस समय शायद, जब एक सवाल जो हमारा आगे का है, 2020 के चुनाव में आपके हार का मुख्य कारण, तो शायद जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था, जो मुजफ्फरपुर वासियों का था, वो शायद उनको नहीं मिल पाया समय पर, अगर कहें तो, जो उसका थोड़ा सा खमियाजा आपको मिला, भुगतना पड़ा। क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि चलो अब सुरेश शर्मा तो नगर विकास मंत्री बन गए, अब चमक जाएगा, अब सब चीज हो जाएगा। तो ये कारण क्या हुआ कि आप 2020 में हार गए? देखिए, जितने प्रोजेक्ट हम लाए, वह सारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में, उसको बनने में 3-3, 4-4 साल का समय लगता है। अच्छा। काम हमने शुरुआत कराया बहुत का, लेकिन काम दिखा नहीं। दिखा इसलिए नहीं कि वो काम जो होना है वो टाइम टेकिंग काम है, 2-2 साल उसमें लगा, 3-3 साल लगा, और हम लोग का पीरियड ही तो 2-2.5 साल का रहा। 2.5 साल का उसमें कोरोना भी उसमें आ गया। और संजोग से वो काम नहीं हुआ, और बरसात काफी हुई, बिल्कुल जल जमाव हुआ। अब लोगों ने इसी को, हमारे विपक्षी ने इसी चीज को मुद्दा बनाया, समझे ना। और इस मुद्दे के झांसे में पब्लिक आ गई कि हाँ भाई, तो मंत्री रहते न, अब तब यूँ न भेले, समझे ना। उसको ये समझ में नहीं आया कि एक रोड बनाने में 2-2 साल, 3-3 साल का टाइम दिया जाता है बड़ा रोड से बनाने में। कुछ बना भी 250 छोटा रोड का दिया, तो उसका उद्घाटन भी हमने किया, हमने ना। लेकिन 3 साल 2.5 साल में ये सारा प्रोजेक्ट दिखने लगे, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन इसको लोगों ने प्रचारित किया, और प्रचारित करने में कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि सुरेश जी नहीं रहेंगे तब हम लोगों को टिकट मिलेगा। अच्छा, ऐसे लोग भी थे। तो वो लोग इसको जरा और जोर लगा दे दिए। समझे ना। अरे जब सुरेश जी नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से आ जाइएगा? आप, सुरेश जी तो इतना सारा काम किए हैं, उस बदौलत आते हैं। कोई सुरेश जी के कारण नाम से थोड़ी आ जाते हैं। तो आप लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं है, तो कैसे आ जाइएगा? नहीं तो उस समय पार्टी में भी देखा गया कि अंदरूनी थोड़ा सा कुछ, मैं कह तो रहा हूँ ना कि लोगों को ये था कि
सुरेश जी नहीं जो रहेंगे तब तक तो टिकट मिलेगा नहीं। अब जानते तो ये हारिए जाए तो मिल जाएगा। तो अब इस गलतफहमी को कौन दूर करे, समझे ना। लेकिन लोगों को समझ में देर ही सही बात आ गई कि आप गलतफहमी के शिकार न हो उसका प्रचार करें। अच्छा। कायदे से रहिएगा। सम्मान यह पार्टी में सबको मिलता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। अच्छा। हाँ। त्वरित चाहिएगा कि आए और तुरंत कुछ मिल जाए, तो कितने साल के बाद तो 44 साल तो हम ही करते रहे। हाँ, 10 में मिला आपको। हाँ? हाँ। तो कहाँ से मिल जाएगा। इसलिए मतलब काम करना होगा, दिखाना, अपने आप को प्रूफ करना प्रूफ होगा। करना होगा, आपको समाज से जुड़ना होगा। समाज, आज समाज में कोई भी समाज है, वोट कम दिया ज्यादा दिया, लेकिन वो कहता है ना कि सुरेश बाबू अच्छे आदमी है। यही सबसे बड़ी बात है। हमने सब लोग वोट थोड़ी दिया, लेकिन आज तो मुस्लिम भी कहता है नहीं भाई सुरेश बाबू बहुत अच्छे आदमी है। जो भाजपा को कम भी वोट देता है वो भी कहता है, समझे ना। तो ये तो उसके दिल में आप अच्छे आदमी हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और मुद्दा हुआ, हालांकि उसको हम ईमानदारी से भी जोड़ते हैं, क्योंकि आपने जब एसेट्स दिखाया अपना, तो जब आप मंत्री बने तो उस समय मीडिया की सुर्खियों में था कि बिहार के सबसे करोड़पति मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, नगर विकास आवास मंत्री, 10 करोड़ का लगभग एसेट्स आपने दिखाया था, तो करोड़पति मंत्री बने। आपके कुछ विरोधी जो आपका विरोध करते हैं वो कहते हैं कि आप मंत्री बने, विधायक बने तो उस समय आपने बहुत पैसा बना लिया। देखिए, जब हम 67-68 से बिजनेस कर रहे हैं, इतने साल के बिजनेस करने में अगर हम करोड़पति बिजनेसमैन बने तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन ये भी मीडिया ने कहा कि एक ईमानदार छवि का व्यक्ति शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। मीडिया ने करोड़पति नहीं, क्योंकि आपने वो दिखा दिया था ना, आपने पूरा ग्राफ ओपन कर दिया कि हाँ भैया हमारे पास 10 करोड़ है। बिल्कुल। और ये कहा कि ईमानदार छवि के व्यक्ति शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह व्यक्ति इनकम टैक्स का अच्छा पेयर है। सेल्स टैक्स जो बिहार में, उत्तर बिहार में लोग देते हैं, उसमें सुरेश शर्मा का एक स्थान है सेल्स टैक्स पे करने में, समझे ना। तो टैक्स पे करते हैं, स्वाभाविक है। बिजनेस तब से ज्यादा टैक्स पे करते हैं तो बिजनेस में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकम टैक्स होता है तो इनकम टैक्स भी देते हैं। चुराते नहीं ना है। तो उसको तो सब बुक्स में था, इसलिए बुक्स से उसको ओपन किया गया, क्योंकि उसको तो हम चुरा नहीं सकते थे। वो तो वो बुक्स में था, तो उसको हमने दिखलाया। और ये भी सर्टिफिकेट है, क्योंकि बिजनेस में भामाशाह का नाम बहुत उच्च स्तर पर लिया जाता है। बिल्कुल। और सेल्स टैक्स में अवार्ड हुआ, भामाशाह अवार्ड दिया जाए, तो मेरे ही लड़के को 2-2 बार 3-3 बार मिला। भामाशाह अवार्ड कौन हुआ? मेरा फॉर्म हुआ। तो ये लोग तो नहीं बोलते हैं उनको अवार्ड मिला, समझे ना। अवार्ड इसलिए मिला कि ईमानदारी से इन्होंने कर चुक्ति किया विभाग को। और विभाग में आज भी, आज के दिन में भी बिहार में विभाग में मेरे फर्म का एक हस्ती है कि यहाँ टैक्स एविजन नहीं होता, ईमानदारी से टैक्स दिया जाता है, समझे ना। इसलिए ये गौरव की बात है। और मैं अपने भाई व्यवसायियों से भी कहता हूँ कि व्यवसाय खूब करो,
लेकिन कोई ये ना कहे कि यहाँ ये चोरी से धन कमाया गया है, समझे ना। और जो हम पर इस तरह का कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उनको तो उल्टा ही पब्लिक जवाब दे देती है, समझे ना। वो लगा के तो देखे पहले मेरे ऊपर हुए, उनको उनको जवाब कैसे मिलता है मीडिया में। और ये जो ये आती है ना फोन से लोग, हाँ हाँ हाँ, समझे ना, सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया वाले अपने ही उसको तोप देंगे, बोल करके लोग तो देखे, समझे ना। एक एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा, इमोशनल आप कह सकते हैं, खास तौर पर जब मुजफ्फरपुर की हम बात करते हैं, और चुनाव में तो ये हमेशा उठाया जाता है, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का। आपने हवाई अड्डे पर जाके मिठाई भी बांटी कि एयरपोर्ट बनना हो जाएगा, फिर आपने कहा कि छोटी फ्लाइटें आएंगी, फिर उसके बाद हुआ कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ हुआ नहीं है। ये चुनावी मुद्दा तो होता है, अब लोग भी समझ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ना ये चुनाव में सिर्फ होता है, होने वाला कुछ नहीं। देखिए, टूरिज्म बिहार में डेवलप कर रहा है, और उत्तर बिहार में जो पताही एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट से हवाई जहाज, रशियन फोकर प्लेन यहाँ से 1 घंटे के हवाई जहाज उड़ान भरती थी। ये नहीं है कि नहीं भर रहे थे, नई कोई बात है। और उस समय पैसेंजर नहीं मिलते थे कलकत्ता वगैरह का, तो लॉस में था, इसलिए वो बंद हो गया। इस मुद्दे को हम लोगों ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में इस चीज़ को उठाया, वह क्लिक किया, बात हुई। छोटे एयरपोर्ट पे छोटी जहाजें 25-30 सीटर फ्लाइट उड़ाने की बात आ गई। सिंधिया जी भी इस बात पर एग्री हो गए, कहे कि नहीं भी इसका काम शुरू कराया जाएगा। पैसे भी यहाँ पर एयरपोर्ट के घेराव वगैरह करने के लिए, रनवे वगैरह के लिए डीएम के यहाँ पैसे भी आए हुए हैं। लेकिन लोगों ने उस समय कहा कि नहीं, एयरपोर्ट होना चाहिए, बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए, बड़ी उड़ानें उड़नी चाहिए। तो बड़ी उड़ानें उड़ने के लिए तो बड़ी जगह चाहिए, और बड़ी जगह यहाँ है नहीं। वो जगह मिलती है तो उसमें गांव वगैरह, बहरा वगैरह, कौन कौन गांव है वो सब, कांटी का वो गांव सब आ जा रहा है। तो पब्लिक में ही 2 तरह की बातें आ गई, एक कि बड़ी हवाई जहाज उड़ाई जाए, और दूसरे कि हम जमीन नहीं देंगे। लेकिन सरकार, आप देखिएगा कि इस एयरपोर्ट से बराबर जुड़ता है आपको ये यहाँ का एयरपोर्ट, दरभंगा नहीं, नेपाल का। अच्छा, समझे ना, नेपाल का जो एयरपोर्ट है, तो वो इसलिए कि ये एरिया सेंसिटिव एरिया है। रक्सौल एयरपोर्ट, अगर कोई भी डिफेंस का प्रश्न उठेगा तो मुजफ्फरपुर से रक्सौल को बनाने के लिए दोनों एयरपोर्ट का एक ही बार, अच्छा, माने सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस एयरपोर्ट को बनना जरूरी है और आवश्यक है, सरकार के ये संज्ञान में है। तो पिछली बार आपने एक बार दिखाया भी था मुजफ्फरपुर रक्सौल दोनों का, बिल्कुल। और राइट्स ने उसको मेजरमेंट कर करके ये दे भी दिया था कि थोड़ी सी जमीन पूरब में और ले ली जाएगी, थोड़ा जमीन में ले लिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा जमीन का तो यहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब आ रहे थे, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि छोटी उड़ेगी कि बड़ी उड़ेगी, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरेगी। लेकिन इन लोगों ने उस पर बराबर किया कि नहीं, हवाई अड्डा चाहिए, बड़ा अड्डा चाहिए, समझे ना। अब वो बड़ा अड्डा छोटा अड्डा के अर्थ में ये विलम्ब हो रहा है।
बहरहाल हवाई अड्डा बनना, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो छोटी फ्लाइटें तो उड़ सकती हैं ना। बिल्कुल उड़ सकती है, और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, समझे ना। और यही नहीं, और पूर्णिया में काम शुरू हो गया, भागलपुर में, हाँ काम शुरू है। ये सब जो है, ये हवाई अड्डा बनाया जाएगा, और जरूरत पड़ने पर और भी जगह से हवाई जहाज उड़ाई जाएगी। ये कम्युनिकेशन जो है, रेल, हवाई जहाज और गाड़ी, रोड, मेट्रो, ये तीनों को डेवलप करना चाहिए। डेवलप कंट्री, डेवलप स्टेट का मापदंड है, तो ये होगा, हमने इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल बनेगा यार। अच्छा हम अब बात करेंगे एक जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, वो हर स्टेट के लिए होता है, बिहार के लिए खास तौर पर है। बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या राय है बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? और देखिए, जो विगत पहली सरकार थी 95 के पहले, या लोगों ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, न स्कूल गिर रहा है बनाया, न डेस्क बेंच है, समझे ना। अब भोजन के लिए हुआ, कहीं पहलमान विद्यालय की बात हुई तो कहीं चरवाहा विद्यालय की बात हुई। अभी बोलिए ना कि चरवाहा विद्यालय, पहलमान विद्यालय, भोजन विद्यालय करने के लिए, ये पढ़ाई से तो उसको कोई बहुत मतलब नहीं रहा। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई, तो आप देखिए क्या कि चमकता हुआ गांव में अगर कोई बिल्डिंग दिखता है तो क्या है, ये स्कूल का बिल्डिंग है, यानी बिल्डिंग बना, डेस्क बेंच आए, वो ठीक है, खाने के लिए उसको दिया जाता है बच्चों को, लेकिन उसमें बहुत सारा सुधार हुआ। लेकिन जितना सुधार अभी होना चाहिए, उसमें टीचर का अभाव था, टीचर नहीं थे। तो आप देखिए कि लाखों में टीचर की बहाली हो रही है, यानी जो कमियां पिछले सरकार में थी उसको पूरा करने में समय लग रहा है। अब बच्चे एक ड्रेस में आते हैं, अब ह्यूमिलिएशन नहीं फील करते हैं कि साहब ये बड़ा घर का लड़का है और ये छोटा घर का है। बिल्कुल। ये उसके दिमागी असर पड़ता है कि वो देखिए कितना बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं। तो ये सारी चीज पर सरकार की नजर है। साइकिल से बड़े घर के बच्चे भी आ रहे हैं तो छोटी भी बच्चियां आ रही है साइकिल। ये सारा जो समानता दिख रहा है, यह एजुकेशन को ग्रस्त कर रहा है। और हम समझते हैं कि एजुकेशन में बहुत विकास हुआ है, लेकिन और विकास बाकी है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। चलिए अब एक चीज़ बताइए कि देखिए बिहार में एक और समस्या है, रोज़गार की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अगर रोज़गार में पलायन बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। हालांकि रोज़गार की बात हम करते हैं, स्थानीय मुजफ्फरपुर और आसपास के ज़िलों की बात करें तो आप जब मंत्री थे, विधायक थे, उस समय कुछ प्रयास हुआ, उस समय कुछ किया आपने अपने स्तर से भी रोज़गार के लिए? देखिए, हम लोग तो ट्रेडिंग में हुआ, तो ट्रेडिंग में आज भी 2-2,500 स्टाफ हमारे हैं सब। फिर हम लोगों ने शिक्षा में सिम्फोर्ड स्कूल बच्चे के लिए, बड़े के लिए +2 का खुलवाया, जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ लोगों को टीचर का जॉब मिला। उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज खुलवाया। मेडिकल कॉलेज में 600 बच्चे आज पढ़ रहे हैं, 100 डॉक्टर काम कर रहा है, सैकड़ों 100-200 300 उसके नीचे जो है काम लोग कर रहे हैं। तो ये, लेकिन इससे पलायन नहीं रुकेगा। ये तो छोटी पहल है। मैं आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार यानी भारत सरकार
से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मनरेगा जो प्रोजेक्ट चलता है वह प्रोजेक्ट में बहुत सारी खामियां भी आगे दिन पेपर में लोग पढ़ने को मिलता है। किसान कृषि प्रधान देश है बिहार। हम चाहते हैं कि मनरेगा को किसान से जोड़ा जाए। अच्छा। अगर ये दोनों जुड़ जाएगा और इसके आधे पैसे जो किसान पेमेंट करे, आधा सरकार पेमेंट करे, तो 500-600 रुपया मिल जाएगा लेबर को। अगर किसी घर में 600 रुपया या 2 लेबर काम करता है 1200 रुपया मिलेगा, तो उसकी हर समस्या, पढ़ाई लिखाई, उपचार, कपड़ा लत्ता, खाना पाना, सब में विकास होगा और पलायन बिहार में रुक जाएगा। स्किल्ड मैन की जरूरत है, स्किल्ड की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जॉब कोई सरकार कोई चाहेगा, कोई सरकार भी, तो जॉब एक परसेंटेज ही लोगों को मिल सकता है। 10% मिल जाए, 15% मिल जाए, समझे ना। लेकिन नौकरी की बात, लेकिन रोजगार बहुत हो सकता है। और रोजगार मैं अपने भाइयों से, पढ़े लिखे लोगों से, इंजीनियर से, डॉक्टर से कि आप नौकरी की तलाश नहीं करें, रोजगार मुहैया करावें जिसमें हजारों लोग एम्प्लॉय हों, उसकी ट्रेनिंग दे, तो बिहार में पलायन भी रुक जाएगा और समृद्ध संपन्न बिहार बनेगा। तो जरूरत है। और इंडस्ट्रीज बिहार बायर प्रदेश हो गया है। बिहार में प्रोडक्शन कम है। बाई प्रोडक्ट जो बिहार के अंदर में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, समझे ना। अब देखिए गन्ना की फैक्ट्री यहाँ खुलनी चाहिए। मक्का का एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके अति होना चाहिए। इथेनॉल की फैक्ट्री खुली है और खुलनी चाहिए। मखाना का है वो होना चाहिए। लीची का प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इसको काफी विकास होने की समझ, चुकी वह सामान बिहार में पैदा लेता है। उसकी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री प्रिजर्वेशन, पहले तो बिजली नहीं था, रोड नहीं था, अब बिजली है, रोड है। गांव में भी प्रिजर्वेशन हो सकता है, मधुपालन का हो सकता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बन सकती है बिहार में। और ये काम होगा तो बिहार का लोग सबसे समृद्ध राज्य होगा, पलायन यहाँ से नहीं होगा। ये करने की जरूरत है। नदी को डिसिल्टिंग करने की जरूरत है। नदी सूख रही है, नदी डिसिल्टिंग नहीं होगा तो सूख जाएगा। हम बिहार को पानी भगवान ने दिया। दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन उत्तर बिहार की है। अच्छा। इस जमीन को दुनिया की भारतवर्ष की नहीं, इसीलिए यहाँ पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुला था। अंग्रेजों ने खोला था। पूसा दिल्ली में वो नकली पूसा है, असली पूसा यहाँ है। आप इस रिसर्च को देखिए, आप इसको कीजिए। बिहार संपन्न बिहार और उत्तर बिहार उससे भी संपन्न उत्तर बिहार हो सकता है। ये काम करने की आवश्यकता है जो पूर्व सरकार ने नहीं किया। यह सरकार देर से उस काम को कर रही है। अभी और बहुत दूर जाने की तैयारी होनी चाहिए, काम करने की आवश्यकता है। सुदृढ़ बिहार, संपन्न बिहार, उत्तर बिहार की राजधानी, समझे ना। ये एग्रो इंडस्ट्रीज का हब बनेगा उत्तर बिहार। चलिए, तो देखिए अभी फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले। हर नेता की अपनी एक इच्छा होती है। चुनाव जब भी आता है, कोई पॉलिटिकल पर्सन होता है, चुनाव मतलब हमारा भी महापर्व कहा जाता है, पॉलिटिकल लोगों के लिए भी होता है। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा दावेदारी करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी तो होती नहीं है। अच्छा। ये कोई दावेदारी का प्रश्न नहीं उठता है। ठीक है। यहाँ होता है कि दायित्व कौन निर्वहन कर करके उच्च कोटि का
रिजल्ट देगा, रिजल्ट ओरिएंटेड दायित्व दिया जाता है, समझे ना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड दायित्व, बैकग्राउंड उसको देखा जाता है, उसके सर्वे देखा जाता है, वो सारी बातें देखी जाती है, समझे। उसमें ये सब फैक्टर देखा जाता है। तो ये फैक्टर जो है पार्टी को जब अच्छी लगती है तो उस व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है। और मुजफ्फरपुर जो सफर किया है इन 5 सालों में, इसको जनता एक इशू बनाई है। और जनता ये इशू बनाई है कि हमने थोड़ी सी गलती की जिससे मेरा मुजफ्फरपुर पिछड़ गया। इशू यही है जनता के बीच कि मुजफ्फरपुर विकसित कैसे बनेगा, पिछड़ गया है, इसको कैसे हम भरपाई करेंगे। और उस भरपाई में वह लोग जाने अनजाने सुरेश जी का नाम लेते हैं और हमसे टटोलते हैं कि आप खड़ा होइए, हम लोगों से कुछ चूक हो गई है, हम लोग उसको भरपाई करेंगे, हमको छोड़िए नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं उनकी बातों को सम्मान मेरा करना मेरा दायित्व बनता है। तो मौका मिलेगा, पार्टी अगर चाहेगी तो लड़ेंगे चुनाव। देखिए, पार्टी चाहेगी और जनता तो चाह रही है। जनता तो रोजी 500 जगह हम गए हैं निमंत्रण में, वो चाह रही है, लेकिन पार्टी का भी इसमें योगदान होता है। तो ये सब योग मिलेगा तो स्वाभाविक तौर से हम चुनाव लड़ेंगे, समझे ना। वरना ये कहना कि हम ही इसके सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। पार्टी दायित्व देती है, पार्टी समझती है, पार्टी का सर्वे है, पार्टी का अपना नजरिया है, समझे ना। ये सब चल रहा है, तो उसमें जो है जो जैसा होगा उसको हम लोग सम्मान देंगे। अच्छा, क्या कुछ छूट गया पुराने कार्यकाल में, मतलब आप जो जिसको करना चाहते हैं, या जो ये एक आस रह गई कि ये हमारे कार्यकाल में पूरा हो जाता या आगे मौका मिलेगा तो हम देखिए बैरिया बस स्टैंड नहीं बना, ये बनना चाहिए। सिकंदरपुर झील अभी तक डेवलप नहीं किया, वो होना चाहिए, क्योंकि एक पिकनिक स्पॉट होना जरूरी है। जो नौका विहार बच्चों के लिए, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये सब उस प्रोजेक्ट में है। बच्चे जाएंगे, पापा मम्मी जाएंगे। तो पटना में तो आप करवाए थे ना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो नेचुरली चलता था, समझे। और आपको स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम अभी तक नहीं बना, फिर टेंडर हो रहा है, नहीं अथी हुआ है। रोड में नहीं अथी हुआ, अंडरग्राउंड केबल नहीं लगा। ग्रेटर मुजफ्फरपुर का जो एरिया है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। 74 वार्ड बनना है, नोटिफाई हो गया है, पंचायत का चुनाव रोक दिया गया है। अच्छा, अब उसको कटिंग करके बनाना है, वो नहीं हुआ है। आपका जो जल निकासी का प्रोजेक्ट है वो अधूरे है। पानी अगर वर्षा इस बार नहीं हुआ तो बचे हुए हैं, हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक एक भी आपका एसटीपी नहीं बना। मनिका में लफड़ा लगाया गया, रोहुआ का एसटीपी भी अभी तक नहीं हुआ। 4-5 एसटीपी बनने थे जिससे पानी निकलेगा, चूंकि मुजफ्फरपुर कटोरा है। तो ये जितने काम हैं जो नहीं हुआ, एयरपोर्ट की बात आपकी है, मेट्रो की बात है, मेट्रो कैसे चलेगा, ये सारा चीज़ के लिए प्लानिंग चाहिए। और कराने के लिए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट का लाइजनिंग चाहिए, चूंकि एक एक प्रोजेक्ट
मेट्रो ही है तो 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, समझे ना। ये अर्बन डेवलपमेंट का जो एरिया है कितना 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, समझे ना। तो इसमें इसमें इस तरह आदमी को इसमें ज्यादा नेतागिरी की जरूरत नहीं है, नहीं है, हाँ, इसमें नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, काम करने वाले। इसमें काम करने का, इसमें विजन क्या है वो रखने की जरूरत है, वो विजन का अचीवमेंट कैसे होगा वो करने की जरूरत है, समझे ना। और वो जनता को विश्वास है कि जो पहल हुआ था सुरेश शर्मा से, वह पहल यही व्यक्ति पूरा कर सकता है, इसलिए हमारी आवश्यकता लोगों को ज़्यादा खल रही है। अच्छा, एक चलिए, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सुरेश शर्मा के राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बात करें, मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपके विधानसभा क्षेत्र में आप किसको मानते हैं? देखिए, यहाँ पर दो ही लड़ाई है। एक लड़ाई है आरजेडी एंड अलायंस, बीजेपी एंड अलायंस, बीजेपी एंड अलायंस। तो आरजेडी अलायंस जो है से जो भी आदमी आएगा या बीजेपी अलायंस से जो भी आदमी आएगा वही एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होगा, और कोई नहीं हो सकता। और बाकी लोग ऐसे ही। इससे तो आपका सबसे अच्छा रिलेशन है व्यक्तिगत, अगर नहीं तो और लोग तो 10-5 आदमी खड़े ही होंगे करेंगे। तो वो खड़े, कोई 2,000 लेगा, कोई 1,000 लेगा, कोई 500 पर आएगा, कोई 200 पर आएगा। लड़ेंगे ही दोनों, लड़ाई यही दोनों गठबंधन में होना है, और लड़ाई इसी में होगा। अब कैंडिडेट का सिलेक्शन तो ये तो पार्टी करती है, हाँ, और उसकी प्रक्रिया है, वो अपने प्रक्रिया है, बिल्कुल होगा, समझे ना। अच्छा, एक सवाल, एक नई पार्टी आई जो पहले पार्टियों को बनाने का काम करते थे, प्रशांत किशोर, उनका प्रमोशन करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। अब वो पार्टी बना के आए हैं, उपचुनावों में हिस्सा लिया है उनकी पार्टी ने। तो क्या लगता है, कह रहे हैं कि 2025 में झंडा गाड़ देंगे, सबको उखाड़ देंगे। तो क्या लगता है आपको कि कुछ हो पाएगा 2025 में जनसुराज पार्टी का? देखिए, ऐसा झंडा उखाड़ने गाड़ने वाले बहुत आते जाते रहते हैं। अब जन इस सब से कोई फर्क उर्क पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल कहीं से पोषित हो रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं, उस फेरी में जो पड़ेगा वो पछताएगा। चलिए, तो पड़ेगा पछताएगा। अच्छा, एक सवाल जानना चाहेंगे लोग कि हर आदमी का एक अपनी एक विरासत हर इंसान की होती है। सुरेश शर्मा की विरासत को कौन संभालेगा, राजनीतिक विरासत? भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी का विरासत किसने संभाला? मोदी जी ने। क्यों संभाला? काम किया, जनता पार्टी को पसंद आया, जनता को समझ में आया, वही विरासत संभाला। सुरेश बाबू का विरासत वही संभालेगा जो सुरेश बाबू के तरह लगनशील होकर काम करेगा, वही संभालेगा। ऐरू गैरू को थोड़ा ही मिलने वाला है, वही संभालेगा। मतलब जनता और पार्टी जिसको आगे बढ़ाए, जो काम करेगा, हाँ, समझे ना, जो काम करेगा, जिसका नेतृत्व सबल होगा, जो अपने से ज्यादा दूसरे का सम्मान करेगा, जो दूसरे के लिए अपने को आहुति देगा, वही नेतृत्व संभालेगा। चलिए, तो चलते चलते 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहेंगे सुरेश कुमार शर्मा? कह दीजिए। देखिए, मैं अपने सभी मुजफ्फरपुर वासियों को यही कहूँगा कि मेरा मुजफ्फरपुर के सभी लोग एक विकसित मुजफ्फरपुर बनाने का जो संकल्प बीजेपी ने लिया है कि सुखी और विकसित, जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसको एक छत नहीं हो,
जिसको खाने के लिए कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, जिसको अमन चैन का जीवन नहीं मिले, यह एनडीए सरकार देगी। और जनता को उस एनडीए सरकार पर भरोसा करे। हम लोग यही चाहेंगे कि हमारी जनता हमारे अंतिम दिन तक उसके विकास की बात हम लोग सोचते रहेंगे और उसको करके रहेंगे। जो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है, योजना है, उस योजना को धरातल पर उतार करके उनके लिए एक सुखद मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर बनाने का जो निश्चय हम लोगों ने जो किया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए, देखा आपने आज के इस खास पॉडकास्ट में हमने बात की बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा से। नगर विकास आवास मंत्री थे, 2017 से लेकर 2020 तक का कार्यकाल इनका था और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। मुजफ्फरपुर के विज़न के बारे में, मुजफ्फरपुर की समस्याओं के बारे में, बिहार में रोज़गार और शिक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इनसे बात की और बहुत कुछ राजनीति के पहले के जीवन के बारे में, क्योंकि सफल व्यक्ति को सभी जानते हैं, लेकिन उसकी सफलता के पीछे कितना परिश्रम होता है, कितना संघर्ष होता है, कितना बलिदान होता है, इन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तभी हम भी सीख लेते हैं। तो हमारा मकसद कि सफल व्यक्तित्व की पीछे की चीज़ों को आप लोगों के सामने लाना, पूरा जीवन की एक जो छोटी सी कहानी है उसको दिखाना, ताकि हम बहुत कुछ जान और समझ सके। आगे भी मुकेश चौरसिया पॉडकास्ट में यह सिलसिला जारी रहेगा। तब तक मेरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।